तो वो महसूस करता है कि उसके पूरे शरीर में पेन हो रहा होता है। और वो एक चीज और महसूस करता है कि उसके जो कपड़े हैं, स्पेशली उसका बॉटम, वो थोड़ा सा गीला गीला सा उसको महसूस होता है। जब वो चेक करता है तो वो नोटिस करता है दैट ही हैड इजैकुलेटेड इन हिज स्लीप, मतलब कि उसको स्वप्न दोष हो गया होता है। और जब उसे रियलाइज होता है कि ये क्या हो गया है तो वो बहुत ही एम्बैरेस हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी, एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आई है बरेली से। ये हमें भेजी है अरसलान ने और ये उसके भाई की कहानी है। और ये इतनी गजब की कहानी है ना, ऐसी कहानी आपने इंटरनेट पे कहीं सुनी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो मुझे उम्मीद है आप ये कहानी पूरी सुनेंगे। आपने हमेशा जिन सुना होगा ना, जिन। ये कहानी जिन्नात की, यानी कि फीमेल जिन की। मेल जिन के बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है, उनकी बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी है। ये एक फीमेल जिन की कहानी है और इतनी डरावनी और इतनी खतरनाक कहानी है ना, ये ट्रस्ट मी आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और कहानी शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस कहानी में थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट है, सेक्स एंड वायलेंस के बारे में भी बातें हुई हैं और थोड़ा कुछ उस तरह का कंटेंट है। तो अगर आप 18 साल से कम के हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। एंड अगर आप कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है तो इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी बात में कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है अरसलान ने बरेली से और ये उसके छोटे भाई की कहानी है। इस कहानी में और कहानियों से अलग ये है कि सारे नाम, जगहों के नाम, लोगों के नाम हमने एज इट इज रखे हैं उन्हीं के कहने पे। इसका रीजन आपको कहानी के एंड में बताऊंगा मैं। ये कहानी, ये घटना उनके भाई की है जिसकी उम्र अभी 26 साल है। उसका नाम है सेजल। अच्छा, सेजल और अरसलान की फैमिली में इन दोनों के अलावा इनके माँ बाप हैं। इनके पिताजी किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में है, सरकारी नौकरी है। और इनकी माँ एक हाउसवाइफ है। इनके पिताजी काफी सीधे साधे, सपोर्टिव से और बड़े शांत इंसान है। और इनकी माँ हम सब की माओं की तरह बहुत ही शांत, बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाली महिला है। अरसलान की खुद की बरेली में एक जूते की दुकान है। और सेजल एक टीचर है। सेजल के बारे में दोस्तों थोड़ा और मैं डीपली बताना चाहूंगा क्योंकि कहानी उसी की है। तो सेजल का जो नेचर है दोस्तों, बहुत ही वो बबली है, बहुत ही हंसमुख है, काफी इंटेलिजेंट और काफी शार्प माइंडेड भी है। उसने दोस्तों बरेली से स्कूलिंग करी, फिर वहीं से उसने कॉलेज किया एंड देन फिर बरेली में ही उसे एज अ टीचर जॉब मिल गई। 24 साल की एज में उसकी जॉब लग गई थी और 26 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ सेजल की लाइफ में जिसने उसकी लाइफ को कंप्लीटली पलट के रख दिया। तो दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी स्टार्ट होती है 2024 में। सेजल की जो फैमिली थी ना दोस्तों, एक बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। बहुत छोटी फैमिली थी पर सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत मिलजुल के रहते थे, नीचे से ग्रो कर रहे थे। इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था क्योंकि पहले इनके पिताजी सिर्फ कमाई करके घर लाते थे, किसी तरह से लोग गुजारा करते थे। उसके बाद अरसलान ने अपनी दुकान खोली, उस दुकान से भी ठीक ठाक पैसे वो कमाने लगा। और अब सेजल भी नौकरी में लग चुका है, वो भी घर पैसे लेके आता है। तो कुल मिला के घर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी है। ये लोग साथ में खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते घुलते मिलते हैं। मतलब एक होता है ना छोटी हैप्पी फैमिली, ये लोग बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था जब तक सेजल एक प्लान नहीं बनाता। प्लान ये था दोस्तों कि सेजल को अपने बचपन के 3 दोस्तों के साथ पहाड़ों पे घूमने जाना था। सेजल के दोस्तों 3 बचपन के दोस्त थे, कमलेश, बिलाल और हिमांशु। अब सेजल को ना घूमने फिरना, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, ट्रैक्स पे जाना, स्पेशली पहाड़ों पे जाना बहुत ज्यादा पसंद था। और अक्सर ये चारों मिलके ना खूब घूमने जाया करते थे। तो इस बार जब इनके दोबारा से ट्रिप बनता है तो ये कोई नई बात नहीं थी सेजल की फैमिली के लिए। सेजल जब ट्रिप के बारे में अपने घर पे बताता है और माँ बाप से परमिशन मांगता है तो उसको आराम से परमिशन मिल जाती है। अरसलान बताता है कि ऑल्दो वो लोग अब थोड़े बड़े हो चुके हैं पर घर में माँ बाप की परमिशन के बिना ये लोग पैर भी बाहर नहीं रखते। अब जब मम्मी पापा की परमिशन मिल जाती है तो सेजल बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद वो अरसलान को बड़ा फोर्स करने लगता है ट्रिप में चलने के लिए। पर फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए, अरसलान इस ट्रिप के लिए मना कर देता है क्योंकि उसकी जो दुकान होती है वो उसको दुकान को 1 हफ्ते के लिए बंद करके जा नहीं सकता था। इसके बाद सेजल अपने दोस्तों के साथ पूरी प्लानिंग करता है और फाइनली वो और उसके 3 दोस्त निकल पड़ते हैं पहाड़ों में अपनी ड्रीम ट्रिप के लिए। उसका दोस्त हिमांशु अपनी गाड़ी लेके आता है और उसके बाद ये लोग सुबह सुबह बरेली से निकल पड़ते हैं पहाड़ों के लिए। किस जगह वो लोग गए दोस्तों, वो नाम मैंने हाइड करा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली उस जगह के लिए ये कहानी एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, वहां पे रहने वाले लोगों को भी इशू हो सकता है। इस वजह से मैंने उस जगह का नाम हटा दिया। खैर, बरेली से लगभग 10 घंटे बाद वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। और जैसे होता है ना हमारी फैमिली में, जैसे मैं भी होता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ तो
तो मैं मम्मी को बता देता हूँ कि मम्मी मैं मतलब घर से जब मैं निकलता हूँ तो रास्ते भर होता है ना, अपडेट देते रहता हूँ, मम्मी मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। ऐसे ही सेजल टाइम टू टाइम अरसलान को कॉल कर करके अपडेट देता रहता था। फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनका घूमना फिरना, चीजें एक्सप्लोर करना शुरू हो जाता है। इनका जो ट्रिप होता है ना वो 7 दिन का ट्रिप होता है और एक एक करके दिन बीतते जाते हैं, पर हर दिन का सुबह से लेकर शाम तक का डेली का अपडेट सेजल अरसलान को देता है। अरसलान बताता है कि सेजल जब ट्रिप में था ना तो बहुत ही खुश था, बहुत ही एक्साइटेड था और हर चीज को ना बड़े ही वो मतलब बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ बता रहा था कि आज भाई हम ना ये पहाड़ चढ़ने गए थे, इतना मजा आया, आज हमने जो है ना हम बेकरी में गए, वहां हमें ऐसी ऐसी चीज खाने को मिली, आज हम फलाना फलाना व्यक्ति से मिले, वो तो हमारे यहीं का ही था, हमने उसके साथ खूब घूमा। तो इस तरह की डे टू डे सारी बातें बताता था। अब होते होते पता ही नहीं चलता कि कैसे 7 दिन बीत जाते हैं और सेजल के दोस्तों को घर वापस आने का टाइम हो जाता है। सुबह जब सेजल लोग वहां से निकलते हैं तो वो घर पे फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और फलाना फलाना रात को इतने बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। अब घर पे सारे लोग सेजल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि सेजल की एक बड़ी अच्छी आदत होती है दोस्तों। सेजल जब भी कहीं से घूम के आता है तो उस जगह की या तो स्पेशल मिठाई या स्पेशल खाना लेके आएगा या फिर हर किसी इंसान के लिए ना कुछ छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा गिफ्ट जरूर लेके आएगा। तो सारे लोग बड़े बेसब्री से सेजल का इंतजार कर रहे होते हैं। और आपको पता है ना मम्मियां कैसे होती हैं, ऐसे सेजल की मम्मी भी ना बस घड़ी देखे जा रही थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। करते 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 वो टाइम आ जाता है जिस टाइम तक सेजल को घर पहुंचना था। अब सब लोग वेट कर रहे होते हैं और घंटी बजती है दरवाजे की। सेजल की मां भाग के जाती है, दरवाजा खोलती है एक्साइटमेंट में कि सेजल सामने खड़ा होगा, पर जो सीन वो देखती है वो देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सेजल की हालत दोस्तों बहुत खराब थी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और वो अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। एक साइड से हिमांशु ने और एक साइड से बिलाल ने उसे पकड़ा हुआ था। उसके पैर तक जमीन पे टिक नहीं रहे थे। सेजल की हालत देख के सेजल की अम्मी रोने लगती है और बोलती है कि मेरी सुबह ही तो बात हुई थी इससे, बिल्कुल ठीक था मेरा बेटा, इसको क्या क्या हुआ क्या इसको। और उसके बाद कमलेश बताता है कि सुबह एकदम ठीक था, गाड़ी में ये लोग बैठे तो ये लोग बहुत हंसते खेलते मस्ती के मूड में थे। फिर सफर के दौरान इसको एकदम से तेज बुखार आने लगा और बुखार आने के बाद इसकी हालत एकदम से बिगड़ने लगी। फिर इसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लगी और वॉमिटिंग होने की वजह से इसको बहुत ज्यादा शायद कमजोरी हो गई है। इसके बाद सेजल को अंदर ले जाते हैं और बेड पे जाके लिटा देते हैं। सेजल के दोस्तों का कहना था कि शायद ठंडा गर्म हो गया, क्योंकि एकदम से पहाड़ों में बहुत ठंडा था, फिर ये लोग उतरे और यहाँ नीचे बरेली में बहुत गर्मी है, तो शायद ठंडे गर्म की वजह से हो सकता है कि इसकी तबीयत खराब हो गई हो या हो सकता है ठंडी लग गई हो। तो ये सुन के घर वाले भी थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आपको पता है हमारे घरों में देसी नुस्खा, मतलब देसी नुस्खा एज इन हर कोई डॉक्टर तो है ही, तो उसको एक उल्टी की दवाई आती है वोमिकाइंड, वो देते हैं और साथ में पैरासिटामोल देते हैं और उसके बाद सेजल को पानी वानी पिला के सुला देते हैं। सेजल अंदर सो जाता है, फिर उसके दोस्त बाहर आ जाते हैं। अब सेजल की मॉम का ना नेचर था कि कोई भी इनके घर आता था ना तो वो फिर मतलब भूखे पेट बाहर नहीं जाता था, तो उसके बाद इनके लिए खाना वगैरह लगा देती है और ये लोग हल्का फुल्का खाना खाते हैं, ट्रिप के बारे में बताते हैं, थोड़ी बहुत गप्पे मारते हैं और फिर इवेंचुअली चले जाते हैं। अब सेजल के दोस्तों के जाने के कुछ घंटे बाद अरसलान और मम्मी पापा बाहर बैठ के जो ड्राइंग रूम था वहां बैठे होते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं कि सडनली उनको सेजल के रूम से बड़ी अजीब सी आवाज आने लगती है। और वो आवाज दोस्तों एग्जैक्टली वही आवाज थी जब कोई इंसान बहुत दर्द में होता है ना, वो कराह रहा होता है, तो वो उस तरह की आवाजें थी। अब जैसे ही वो आवाज सुनते हैं उनको बड़ा पैनिक होता है और वो दौड़ के जाते हैं सेजल के रूम में। और जब सेजल के रूम का दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सेजल बेड में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, उसके हाथ बिल्कुल फैले हुए हैं, पैर बिल्कुल फैले हुए हैं और वो पसीने से पूरा तरबतर है और साथ ही साथ वो अजीब से दर्द में ना कराह रहा है। वो जाते हैं पास तो देखते हैं कि सेजल ने बेड में सूसू भी कर दिया है पूरा। उसके बाद वो सेजल को उठाते हैं तो सेजल एकदम उठता है और वो शॉक में हो जाता है कि उसने क्या कर दिया। पर उस समय पे सेजल की जो तबीयत थी ना वो काफी खराब थी। सेजल बताता है कि उसको बहुत तेज दर्द हो रहा है शरीर में, एक एक जॉइंट उसका पेन कर रहा है, पता नहीं जैसे पूरे शरीर में आग लग गई है उस तरह की दर्द उसको हो रहा है। और साथ में ही उसको बहुत तेज फीवर भी था। उसका जब फीवर नापते हैं तो वो 102 डिग्री फीवर निकलता है। फैमिली काफी घबरा जाती है, काफी ऑब्वियसली, क्योंकि यार अच्छा खासा बेटा एकदम से बीमार पड़ गया। पर फिर किसी तरह से अरसलान उसको उठाता है और उठा के उसको वॉशरूम तक ले जाता है। जब उसको वॉशरूम ले जाते हैं ना, उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत भी नहीं होती कि वॉशरूम तक चल के जाए, पर किसी तरह से स्ट्रगल करते करते वॉशरूम जाता है। और अरसलान फिर उसके बाद सेजल के पूरा जो हाफ बॉडी होती है उसको पूरा वॉश करता है अच्छे से। इसी बीच उसकी जो माँ थी सेजल की, पीछे पूरा मम्मी उसकी बेडशीट, बेड पिलो वगैरह सब कुछ वो चेंज वेंज कर देती है। फिर सेजल को दोबारा बेड पे लाया जाता है, उसके लिए सूप
बनाते हैं, सूप पिला के दोबारा उसको दवाई देते हैं और दवाई देके फिर वो सो जाता है। सेजल तो सो जाता है पर घर वाले बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, बेड पे सूसू कैसे कर दिया होगा, क्या हो गया इसको, ये तो अच्छा खासा गया था, पता नहीं वहां से कैसे बीमार हो गया आ गया। फिर अरसलान बोलता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, बीमार था, दवाई खा के सोया था, नींद नहीं खुली होगी, निकल गया होगा यूरिन, हो जाता है कई बार बीमारी में, वायरल वगैरह में होता है, ऐसा दर्द भी होता है शरीर में, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ। तो फिर ये सुन के थोड़ा सा मम्मी पापा जो है वो थोड़े से शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद अरसलान सेजल के रूम में ही साइड वाले बेड पे सो जाता है। अब दोस्तों पूरी रात एकदम ठीक ठाक निकलती है, कोई इशू नहीं आता, सेजल कंफर्टेबली सो जाता है और सुबह भी जब वो उठता है तो ही वॉज फीलिंग बेटर, उसका फीवर भी कंप्लीटली उतर चुका होता है। अब ये देख के सब लोगों को काफी राहत मिलती है। इसके बाद अरसलान फिर अपनी शॉप पे चला जाता है, इनके जो पिताजी हैं वो भी अपने काम पे चले जाते हैं और सेजल ऑल्दो उसका फीवर उतर गया था बट बहुत ज्यादा वीकनेस थी तो वो भी अपने स्कूल से छुट्टी ले लेता है। अब इसके बाद सेजल ब्रेकफास्ट करता है आराम से, उसके बाद थोड़ी बहुत अपनी अम्मी से बात करता है और उसके बाद उसको क्योंकि थोड़ी वीकनेस थी तो वो अपने रूम में जाके सो जाता है। अब दोस्तों सेजल जब सोता है ब्रेकफास्ट करके वो एकदम ठीक होता है, पर जब वो उठता है ना यहाँ से पूरी उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। और यहीं से दोस्तों कहानी में भी ना अब इंटेंसिफाई होने वाली कहानी। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया ब्रेकफास्ट करने जाता है एकदम ठीक होता है, पर अब जब वो उठता है तो वो महसूस करता है कि उसके पूरे शरीर में पेन हो रहा होता है। और वो एक चीज और महसूस करता है कि उसके जो कपड़े हैं स्पेशली उसका बॉटम वो थोड़ा सा गीला सा उसको महसूस होता है। जब वो चेक करता है तो वो नोटिस करता है दैट ही हैड इजैकुलेटेड इन हिज स्लीप, मतलब कि उसको स्वप्न दोष हो गया होता है। और जब उसे रियलाइज होता है कि ये क्या हो गया है तो वो बहुत एम्बैरेस हो जाता है। वो सीधे वॉशरूम जाता है, अपने कपड़े चेंज करता है और फिर अपने कपड़े धोता है। सेजल एक तो उसकी तबीयत खराब हो रही होती है और ये जो एक्सपीरियंस हुआ होता है ये आज तक कभी लाइफ में उसने एक्सपीरियंस किया नहीं होता है, तो वो बहुत ही घबराया हुआ, एम्बैरेस्ड और ये सब ना उसके चेहरे पे ही दिख रहा होता है। अब वो बाहर आके रूम में बैठ जाता है फॉर लंच और अरसलान की जो दुकान होती है ना पास में होती है तो वो भी लंच के लिए अक्सर घर ही आया होता है। जब अरसलान घर आता है वो सेजल को देखता है, उसको उसका चेहरा देखते समझ में आ जाता है कि इसकी तबीयत जो है कि ठीक नहीं है। तो वो सेजल से पूछता है कि क्या हो गया, तबीयत ठीक है कि नहीं भाई, क्या है। तो सेजल बताता है कि काफी वीकनेस है और बहुत शरीर में दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद अरसलान सेजल से कहता है कि यार तू घर पे मत कर इलाज, अब हॉस्पिटल में ही दिखाते हैं। तो इनके घर के पास एक हॉस्पिटल होता है जिसका नाम होता है विनायक हॉस्पिटल। तो फिर ये लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। वहां जाके डॉक्टर एज यूजुअल सब चीजें चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह भी होते हैं और बाकी जितने भी टेस्ट वगैरह जो रूटीन चेकअप्स होते हैं वो करते हैं। रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है, डॉक्टर बोलता है एवरीथिंग इज फाइन, बस हाँ जो कुछ भी था इट्स ओवर नाउ, आप ठीक हो, बस फटीग है आपको तो आप रेस्ट करो एंड यूल बी ओके, ये बोल के डॉक्टर वहां से उन्हें भेज देते हैं। इसके बाद दोनों भाई घर आ जाते हैं। अब जब वो घर आ जाते हैं तो सेजल अपने शरीर में कुछ और चीजें भी नोटिस करता है। ऑब्वियसली वो बहुत थका हुआ तो था ही, उसके शरीर में हल्का हल्का पेन तो था ही, पर वो नोटिस करता है कि उसकी कलाइयों में यहाँ पे कुछ अजीब सा निशान था। और जब अरसलान उससे पूछता है कि कैसे निशान है तो सेजल बस ये बोल के टाल देता है कि रैशेस है भैया, ये ठीक हो जाएंगे। अब थोड़ी देर में शाम हो जाती है और इनके अब्बू घर आ जाते हैं। अब रात में सब लोग टेबल पे बैठे होते हैं, अम्मी डिनर लगाती है, अरसलान सेजल और उसके पिताजी टेबल पे बैठे होते हैं। जब सब लोग खाना खाने शुरू करते हैं वो नोटिस करते हैं कि सेजल कुछ खा नहीं रहा है। उसके बाद एज यूजुअल सेजल की अम्मी उस पर प्रेशराइज करने लगती है, जबरदस्ती करने लगती है कि कुछ खा ले प्लीज, कुछ खा ले, तू वैसे इतना कमजोर हो गया है, कमजोरी हो रही है, कुछ खा लेगा तो ठीक है। अब जब वो जबरदस्ती कह रही होती है ना, जिद कर रही होती है, तो सेजल को पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से खड़ा होता है गुस्से में, चिल्लाता है उन पे जोर से और गुस्से में अपने रूम में चले जाता है। अब ये बहुत वियर्ड बिहेवियर था सेजल के लिए, क्योंकि सेजल कभी गुस्सा करता ही नहीं था, वो बड़ा हंसमुख सा था। जब वो रूम में जाता है तो अरसलान पीछे उसकी खैर करने के लिए जाता है, वो बोलता है भाई क्या हो गया, क्यों तू गुस्सा करके आ गया, सब ठीक है ना, परेशान है क्या तू। तो इस पे सेजल उसे बोलता है कि मुझसे बात मत करो भाई, मेरे को सोना है अभी, बस मुझे बस सोने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद वो बोलता है कि लाइट बंद करो और बाहर जाओ, और अरसलान फिर लाइट बंद करके बाहर चले जाता है और पीछे से सेजल रूम में सो जाता है। अब अरसलान जब बाहर आता है तो ऑब्वियसली उसके अब्बू बोलते हैं कि यार ये तो बड़ा वियर्ड बिहेवियर है इसका, ऐसा तो कभी इसने करा नहीं। एक काम करो अरसलान, इसके दोस्त को कमलेश को कॉल करके पूछो ट्रिप में कुछ इसकी लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, ये इतना चिड़ा सा क्यों लग रहा है। तो इसके बाद वो कमलेश को कॉल करते हैं, कमलेश को बताते हैं ऐसे ऐसे, तो वो बताते हैं कि नहीं ट्रिप में तो बहुत मस्ती करी इन्होंने, और लड़ाई तो छोड़ो, ये तो बहुत ही हंसते हंसते मस्ती मजाक करते हुए गए, मस्ती मजाक करते हुए आए। ट्रिप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि सेजल का जो बिहेवियर है चेंज हो या उसको स्ट्रेस हो या वो चिड़चिड़ाहट हो। कमलेश बोलता है कि हम लोग भी कल आएंगे, सेजल से मिलेंगे
लेंगे तो उसका थोड़ा मन हल्का हो जाएगा और बस ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अब सेम नाइट सब अपने कमरों में जाके सो जाते हैं। इस बार अरसलान अपने ही रूम में सोया होता है, सेजल के रूम में नहीं सोता है वो। तो अरसलान ये सोच रहा होता है कि सेजल अपने रूम में आराम कर रहा है, सो रहा है, वो भी अपने रूम में होता है नॉर्मली। फिर उसका जो पानी है वो खत्म हो जाता है, तो अपनी वाटर बॉटल लेके वो लिविंग रूम से पानी भरने के लिए बाहर आता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, यहाँ कहानी ना यहीं से ऐसे इंटेंस हो रही है, ठीक है। अब जब वो बाहर आता है तो उसको सेजल के रूम के बाहर बड़ी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो फिर से आवाजें थी कुछ कराहने की, पर ये वैसी आवाजें नहीं थी जो पिछली बार आ रही थी। पिछली बार तो इस तरह की आवाजें आ रही थी कि जब किसी को दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो जब आदमी कराहता है तो उस तरह की आवाज थी। पर ये जो आवाजें थी, दीज वर लाइक सॉफ्ट मोर्निंग साउंड्स, ये थोड़ी मीठी मीठी कराने की जैसी आवाजें थी। और ये आवाज जब अरसलान सुनता है तो बहुत ही उसको अजीब हो जाता है, बड़ा एम्बैरेस सा हो जाता है, पर उसके अंदर ही हिम्मत नहीं होती कि वो रूम में जाके देखे कि क्या हो रहा है या क्यों ये आवाजें आ रही हैं। वो बस पानी भरता है और अपने रूम में चला जाता है। अब दोस्तों सुबह होती है और सेजल की जब आंख खुलती है तो सेजल देखता है कि शिट, ही हैड अगेन एक्सपीरियंस्ड अ नाइटफॉल। और वो इतना ज्यादा घबरा जाता है, एम्बैरेस हो जाता है, वो भाग के जाता है वॉशरूम। सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करता है, नहाता है और फिर अपने कपड़े धोता है। अब वो कपड़े वगैरह धो धा के फिर बाहर आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होता है तो उसकी अम्मी आती है। अब अम्मी तो ऑब्वियसली नोटिस कर लेती है कि अंदर वो कपड़े धो रहा था, वो आवाज से पता लग जाता है। तो अम्मी उससे बोलती है कि बेटा तू इतनी कमजोरी में रोज अपने कपड़े क्यों धो रहा है, तो सीधे वॉशिंग मशीन में डाल दिया कर, हम तो धोते हैं ना कपड़े, तो तेरे भी धुल जाएंगे, क्या हो गया तेरे को। अब जैसे ही अम्मी ये बात उससे बोलती है तो वो एकदम से घबरा जाता है। अब उसके जो घबराहट होती है, वो हड़बड़ाहट सी जो उसके चेहरे पे आई होती है, प्लस जो पिछले रात उसने मॉर्निंग साउंड वगैरह उसके रूम से आ रही होती है, अरसलान को तो समझ में आ जाता है कि कोई चीज तो ऑफ है, पर वो अभी ना चुप रहना ही बेहतर समझता है। अच्छा, सेजल ने आज भी स्कूल से अपना छुट्टी ली होती है। अच्छा, अरसलान बताता है कि एक और चीज बड़ी अजीब ही लगी उसको सेजल के बारे में, कि वो ट्रिप से आए हुए उसको 2 दिन हो गए थे। शुरू में तबियत खराब थी, अब तो तबियत भी ठीक है, बट उसके बाद भी उसने अपनी जॉब में रिज्वाइन नहीं किया था, उसने फिर से ऑफ ले लिया आज। अब ये चीज उनको थोड़ी अजीब लगी, पर फिर ये था ना कि सेजल सबसे छोटा था घर में, और सबसे छोटे लोग बच्चों का आपको पता है थोड़ा सा लीवे तो मिलता ही है, तो बस वो लोग भी फिर थोड़ा सा उसको लेट गो ही कर देते हैं, उससे कुछ खास कहते नहीं है, और वो छुट्टी लेके घर पे ही रुक जाता है। अब दोस्तों, इजैकुएटेड बाय हिमसेल्फ का मतलब ये है कि सेजल को नाइटफॉल, या अगर हिंदी में आपको बताऊं तो स्वप्न दोष हुआ हो। अगर आपको नहीं पता है क्या चीज है, तो इसमें क्या होता है कि किसी इंसान को सपने में अपने आप ही ऑर्गेज्म हो जाता है, और ऑर्गेज्म का इजैकुएशन हो जाता है, और उसका कॉन्शियसली उसको कुछ पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। वो जब सुबह उठता है और वो देखता है फिजिकली कपड़े वगैरह की हालत, तो ही उसको आइडिया आता है कि उसके साथ रात में क्या हो गया। ये चीज आदमियों में बहुत अनकॉमन नहीं है, लोग इसके लिए इलाज वगैरह कराते हैं, ट्रीटमेंट भी चलता है, और यही चीज सेजल के साथ हुई थी। अब दोस्तों, सेजल के बारे में घर वाले एक चीज और ये नोटिस कर रहे थे कि उसकी जो डाइट थी ना वो बड़ी कम हो गई थी, वो कुछ खाता ही नहीं था, जैसे उसकी इच्छा ही मर गई हो। और घर वाले काफी कंसर्न थे, क्योंकि एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या ही हो गया इसके साथ कि इसका एकदम से मूड ऑफ सा हो गया। भाई देखो, ना तो उसकी दोस्तों में कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी, वो सब बढ़िया था, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी कि वहां कहीं पंगा हो जाए, लड़ाई हो जाए, प्यार में दिल विल टूट जाए, ऐसा भी कुछ नहीं था, ना ही स्कूल में कुछ उसकी प्रॉब्लम थी। तो समझ में घर वालों को ये नहीं आ रहा था कि सीधा साधा लड़का, हंसमुख सा, बढ़िया सा, खिलखिलाने वाला, जो कि स्कूल जाता था, पढ़ाता था, घर वापस आ जाता था, जिसके लिए फैमिली सब कुछ थी, अब सडनली ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि उसका मूड कंप्लीटली ऑफ हो चुका है। अरसलान बताता है कि सेजल इतना बातें करने वाला लड़का था, बातू नहीं बिल्कुल, पर घर में उसने बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया था। अच्छा, सेजल को टीवी देखने का बहुत शौक था, टीवी भी बिल्कुल देखना बंद कर दिया। खाने में उसको मैंगोज बहुत पसंद है, तो मैंगोज के सीजन में वो दबा के आम खाता था। इस बार ये लोग उसके लिए बढ़िया बढ़िया मैंगोज लाए, पर उसने मैंगोज टच तक नहीं करे। तो ये सारी चीजें देख के घर वालों को बहुत अजीब लग रहा था, और थोड़ी थोड़ी उनको घबराहट भी होने लगी थी। अब दोस्तों, उसी दिन जिस दिन उसको नाइटफॉल वगैरह होता है, मम्मी बोलती है कपड़े क्यों धो रहा है, उसको ऑकवर्ड हो जाता है। सेम डे शाम का टाइम होता है, तो शाम को अरसलान घर आता है। अब जब वो घर आता है तो वो देखता है कि सेजल के दोस्त हिमांशु, कमलेश और बिलाल, ये लोग घर आए हुए हैं ऑलरेडी। ये लोग जब घर आए हुए हैं तो घर का माहौल बड़ा अच्छा सा होता है। इनकी अम्मी ने जो है मटन बिरयानी बनाई होती है, और मटन बिरयानी सेजल की फेवरेट होती है, पर सेजल मटर बिरयानी थोड़ी सी बस चखता है और फिर खाता नहीं है। हिमांशु, कमलेश और बिलाल, इनको भी इसका बिहेवियर बड़ा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वो इससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ये सामने से जवाब ही नहीं दे रहा होता है। तो वो जैसे ही अरसलान आते हैं तो ये लोग जाते हैं, बोलते हैं भैया इसको क्या हो गया है, ये ढंग से बात क्यों नहीं कर रहा, अब तो तबियत भी ठीक हो गई है इसकी, पर ये देखो कैसे बिहेव कर रहा है हमारे साथ अजीब तरीके से। इस पे अरसलान भी बोलता है सेजल को कि यार अपने दोस्तों को अटेंड क्यों नहीं कर रहा है तू। तो सेजल कोई खास उसे जवाब नहीं देता, तो अरसलान को भी बड़ा अजीब लगता है, बट फिर ऑब्वियसली उनको थोड़ी घबराहट तो हो ही रही थी पहले
पहले से इसका बिहेवियर देख के, तो बस ये चीज भी उसमें एडअप हो जाती है। अब शाम हो जाती है तो सेजल के दोस्त भी चले जाते हैं अपने अपने घर, सेजल अपने रूम में ही होता है। अब रात को खाना खाने का टाइम होता है तो सब लोग सेजल का वेट कर रहे होते हैं कि भाई बाहर आएगा तो सब साथ में खाना खाएंगे, पर सेजल बाहर नहीं आता है। थोड़ी देर लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद सेजल के अब्बू जाते हैं कमरे के बाहर और वहां पे दरवाजे में नॉक करते हैं और बोलते हैं सेजल आओ, बाहर आओ, खाने का टाइम हो गया है, हम वेट कर रहे हैं। तो सेजल से कोई जवाब ही नहीं आता। जब कोई जवाब नहीं आता तो उसकी अम्मी कमरे के अंदर जाती है देखने के लिए कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है। वो देखती हैं तो बेड में लेटा पड़ा है, मस्त सोया हुआ है। तो एज यूजुअल सब मम्मियों का एक ही तो होता है, वो जाती हैं और उसको उठाने की कोशिश करती हैं, सेजल सेजल सेजल, उसको हिलाती हैं। और जैसे ही वो उसको हिलाती हैं ना उठाने के लिए, वो एकदम से उठता है सेजल और उनको जोर के धक्का देता है। तो वो जो अम्मी हैं वो उठ के गिरती हैं और सर के बल जमीन में उनका टकराता है धाड़ करके। तो वो जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब उनकी चिल्लाने की आवाज़ आती है तो ये दोनों भाग के कमरे के अंदर आते हैं। तो ये देखते हैं कि ज़मीन पे अम्मी बैठी हुई है और रोए जा रही है कि क्या हो गया इसको, इसने मुझे धक्का मारा, क्या हो गया इसको। और ऊपर जो है सेजल बेड पे बस बैठा है और घूर रहा है। तो ये पहले अरसलान जाता है अपनी अम्मी को उठाता है और उसके बाद जाके सेजल को पकड़ के झंझोड़ देता है कि क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या, दिमाग खराब है तेरा। और जैसे ही वो उसको हिलाते हैं वो एकदम से उसको कुछ रियलाइजेशन होता है, वो एकदम से चौंक जाता है और उसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है, अम्मी अम्मी अम्मी, और बस वो रोते ही जाता है, रोते ही जाता है। अब एकदम से बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन हो जाती है। तो सेजल के अब्बू जाते हैं और सेजल को गले लगाते हैं और उसे बोलते हैं बेटा कुछ नहीं, तू शांत हो जा, शांत हो जा। किसी तरह से उसको शांत कराते हैं। उसके बाद देखते हैं भी अम्मी को चोट तो नहीं लगी। अरसलान बताता है कि अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कालीन बिछा हुआ था, तो कालीन की वजह से ना इम्पैक्ट कम आया, अगर फर्श पर उनका सर टकरा था तो कुछ सीवियर चोट भी लगी जा सकती थी। इसके बाद चलो सब कुछ माहौल शांत होता है, सेजल को भी बाहर आता है सेजल, और उसके बाद फिर सब लोग खाना खाते हैं और सेजल भी एक रोटी खा लेता है, एक रोटी खाता है और शांति से फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। अब ये सारी चीजें ना अरसलान को बड़ी अजीब लग रही होती है, बहुत ही ऑफ लग रही होती है। तो वो सोचता है यार एक बार इससे जरा बात करके आता हूँ। तो अरसलान अपने रूम से निकलता है और सेजल के कमरे में की तरफ आता है। अब जब वो सेजल के कमरे के अंदर जाने ही वाला होता है तो उसको अंदर से ना सेजल की आवाज आती है और मानो ऐसा लग रहा होता है जैसे सेजल किसी से फोन में बात कर रहा है। अब जब वो फोन में बात कर ही रहा होता है तो उनको लगता है कि चलो उठा ही है, तो सीधे दरवाजा खोल के अंदर आते हैं और उसके बाद अरसलान जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि सेजल विदाउट एनी क्लोथ्स बिल्कुल नंगा बेड पे लेटा हुआ है और गहरी नींद में सो रहा है। और वो एकदम से उसको देख के अजीब हो जाता है, अरसलान को पीछे मुड़ता है और वो बाहर आ जाता है। अब वो बाहर आके इस बात से हैरान हो जाता है कि एक तो भाई ये सेजल को क्या हो गया है, ये कैसे लेटा हुआ है नंगा एकदम, और दूसरा जिस बात से सबसे ज्यादा उसको हैरानियत होती है कि अंदर तो बिल्कुल शांति थी, बाहर कमरे के उसको आवाज आई थी कि जैसे कोई बात कर रहा है सेजल, और मोस्ट प्रॉब्ली अकेले तो बात करेगा नहीं तो वो अज्यूम करता है कि फोन में बात कर रहा है, पर अंदर तो फोन भी दूर रखा होता है और वो तो बहुत गहरी नींद में सोया होता है। ये चीज देख के अरसलान को बड़ी घबराहट होती है। अरसलान काफी डिस्टर्ब हो जाता है बट वो फिर चुपचाप अपने रूम में जाता है और सो जाता है। अब अगली सुबह सेजल फिर से उठता है और वो देखता है फिर से उसे नाइटफॉल वगैरह हुआ होता है, सेम रूटीन। वो फिर जाता है बाथरूम, चेंज करता है, नहाता है, कपड़े वगैरह धोता है और फिर सब करके बाहर आता है। जब वो बाहर आता है अरसलान सेजल को देखता है और उसको देख के ना अब अरसलान को बहुत ही अजीब हो रहा होता है। अरसलान को लगता है ये मानो ये वो है ही नहीं, ये उसका छोटा भाई है ही नहीं जो पहले था। उसको लगता है जैसे कोई और ही इंसान है जो उनके घर में उसके भाई के शरीर में अब रह रहा है। अरसलान को अंदर ही अंदर इतनी बेचैनी होने लगती है कि वो ब्रेकफास्ट करता है और सीधा अपनी शॉप में चले जाता है। इसके बाद अब्बू भी इनके काम पे चले जाते हैं और आज 3-4 दिन बाद सेजल फाइनली अपने स्कूल जाता है। जब से वो ट्रिप करके आया था तब से लगातार वो छुट्टियां ले रहा होता है, तो फाइनली ये वो दिन होता है कि वो अपने स्कूल गया होता है। इसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल से सेजल के कलीग का अरसलान को फोन आता है। वो बोलता है कि सेजल फेंट हो चुका है, प्लीज आप जल्दी से आ जाओ और इसको घर ले जाओ। ये सुन के अरसलान भागा भागा स्कूल जाता है और फिर वहां से सेजल को लेके घर आता है। घर आने के बाद सभी कंसर्न्ड होते हैं, तो अम्मी उसको खाना ऑफर करती है पर वो खाना खाने से बिल्कुल मना कर देता है और अपने रूम में चले जाता है। और फिर वो दिन भी पूरा ऐसे ही निकल जाता है। अच्छा, सेजल अरसलान की जो फैमिली मैंने आपको बताया था काफी रिलीजियस फैमिली थी, तो ये लोग नमाज वगैरह ना बड़े कायदे से और बड़े डिसिप्लिन के साथ पढ़ते थे। और स्पेशली सेजल वो बचपन से ही ना काफी रिलीजियस था और नमाज वगैरह मिस नहीं करता था। वो जब भी सेजल को मौका लगता था, जब भी पॉसिबल होता था, वो पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था। अब दोस्तों यहाँ तक जो भी चीजें हुई थी ना ये खतरनाक थी। तो अब जो अरसलान को दिखने वाला है, अरसलान के होश उड़ने वाले हैं दोस्तों। अब आप सुनना आगे, ठीक है। अच्छा, अरसलान भी मैंने आपको बताया था ना ये पूरी फैमिली रिलीजियस है, तो अरसलान भी सुबह की नमाज हमेशा पढ़ा करता था। और उसने बताया हमें कि फ्राइडे को वो सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता था। तो फ्राइडे का दिन था तो वो सुबह उठ जाता है 3:45 AM पे और रेडी वेडी होके मस्जिद जाने के लिए तैयार हो जाता है नमाज पढ़ने के लिए।
अब जब वो अपने रूम से निकलता है बाहर जाने के लिए घर से, तो उसको सेजल के रूम से फिर से आवाज आने लगती है। अब अरसलान को जब आवाज आती है तो उसको लगता है कि उसको सेजल के रूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो उसने देखा था सेजल को रूम में बिना कपड़ों के नेकेड, तो वो अभी भी उसको थोड़ा हॉन्ट सा करता था। पर फिर भी पता नहीं क्या होता है, वो खुद को रोक नहीं पाता है और वो दरवाजा सेजल का खोलता है। और इस बार जो दरवाजा खोल के वो देखता है, भाई उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि सेजल नमाज पढ़ रहा होता है, पर कंप्लीटली न्यूड। और दोस्तों, इस्लाम में इस तरह से नमाज पढ़ना बहुत ही गलत माना जाता है, बहुत ही गुनाह की कैटेगरी में रखा जाता है। और वो देख के तो अरसलान बेचारा परेशान, हैरान, वो शॉक्ड हो जाता है बिल्कुल। अब सेजल को उस हालत में नमाज पढ़ते देख के अरसलान से बिल्कुल रुका नहीं गया। उसने फट से बिस्तर की चादर खींची, वो चादर सेजल के ऊपर डाली और फिर सेजल को जोर से लाया कि क्या कर रहा है भाई, तू पागल है क्या? अल्लाह का तो खौफ कर, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, क्या हो चुका है तुझे? अब अचानक सेजल को देख के ऐसा लगता है जैसे वो अपने सेंसेस में बस अभी आया ही है। वो एकदम से शॉक में जाता है, इधर उधर देखता है और फिर रोने लगता है। उसको बहुत ही ऑकवर्ड और एम्बैरेसमेंट सा होता है। वो फट से अपने कपड़े पकड़ता है, बाथरूम की तरफ भागता है और बाथरूम के अंदर चले जाता है। तब तक अरसलान वहां पे जो जहानमाज होता है उसको उठा के फोल्ड करके उसको एक कोने में रखता है। दोस्तों, जहानमाज एक प्रेयर मैट होता है जिसपे बैठ के अक्सर नमाज पढ़ी जाती है, तो उसकी भी काफी रिलीजियस वैल्यू होती है। उसको भी थोड़ा साफ सुथरा तमीज से तरीके से ही रखा जाता है। अरसलान को दोस्तों अभी समझ में आ चुका होता है कि सेजल के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। ये नॉर्मल अपने सेंसेस में ये काम नहीं कर सकता। वो ये सोच ही रहा होता है कि तब तक सेजल भी बाथरूम से कपड़े वपड़े पहन के रोते रोते बाहर आ जाता है। सेजल फिर डोर लॉक करता है और वहां बैठ के अरसलान को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, वो कितना परेशान हो चुका है और उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। सेजल बताता है कि उसको डेली नाइटफॉल हो रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो सुबह उठता है तो उसके पूरे शरीर के कपड़े खुले हुए होते हैं, वो एकदम न्यूड होता है। और फिर वो बताता है कि रोज उसकी बॉडी में उसे इतना दर्द महसूस होता है, उसका पूरा शरीर टूट रहा होता है। और फिर वो जो अरसलान को दिखाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद सेजल अपने कपड़े खोल के अरसलान को दिखाता है कि उसके पूरे शरीर पे ब्रूजेस हैं। उसकी अपर थाइज, उसकी रिस्ट, उसकी चेस्ट, हर जगह पे इतने ज्यादा ब्रूजेस होते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करी हो, हाथापाई करी हुई हो। वो बताता है कि उसका शरीर का एक एक मसल बहुत ज्यादा दुखता है जब वो सुबह उठता है। सेजल जब अपने भाई को सारी बातें बता रहा होता है तो उसको बहुत रोना आ रहा होता है। उसकी आवाज में, उसके चेहरे पे वो दर्द दिख रहा होता है जो कि वो रोज फील कर रहा होता है। सारी बातें सुन के अरसलान बहुत ज्यादा हैरान तो होता ही है, पर अपने भाई का दर्द देख के उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना हंसमुख, इतने प्यारे बच्चे के साथ ये क्या हो रहा है। अरसलान सेजल को बोलता है कि देखो, ये सारी बातें हमें अब्बू अम्मी को बतानी पड़ेंगी, तभी हमें जो है कहीं से मदद मिल पाएगी। बातें करते करते सुबह भी हो चुकी होती है, अब्बू अम्मी उठ चुके होते हैं, तो ये दोनों फिर उनके रूम पे जाते हैं और फिर वहां जाके ये सारी बातें अरसलान अब्बू अम्मी को बताता है जो कि सेजल के साथ हुई होती है। अब ये बात सुन के घर वाले बड़े घबरा जाते हैं, स्पेशली अम्मी। वो तो रोने लगती है कि यार मेरे मासूम से बेटे के साथ क्या हो रहा है। घर वालों को ये भी समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है ही है। उसके बाद इनके जानने वाले एक मौलवी साहब होते हैं, उनका नाम होता है सैयद नदीम, और वो राकी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, राकी मौलवी साहब जो होते हैं या राकी मौलाना जो होते हैं, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इस तरह के जिन और भी इस तरह की जो चीजें होती हैं उनसे फाइट करने और प्रोटेक्शन के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम राकी पड़ा होता है। तो ये लोग उन मौलाना साहब के पास पहुंचते हैं। ये जब उनके घर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि उस एक हॉल सा होता है और उस हॉल में बहुत सारे लोग होते हैं बैठे हुए। ये लोग भी उस हॉल में जाके बैठ जाते हैं। जैसे ये लोग वहां पहुंचते हैं, मौलाना साहब इनको जब देखते हैं तो वो नीचे गेट को बंद करने का आदेश देते हैं और नीचे का गेट बंद कर दिया जाता है। अब गेट बंद होने से क्या होता है कि जितने लोग बाहर से अंदर आ रहे होते हैं उनकी एंट्री बंद हो जाती है और फिर एक एक करके लोग मौलवी साहब से मिलते हैं, अपनी अपनी समस्याएं सॉल्व कराते हैं और एक एक करके जाते जाते हैं। कुछ देर बाद ये सिचुएशन आ जाती है कि सारे लोग वहां से चले गए होते हैं और उस कमरे में सिर्फ मौलवी साहब और उसके अलावा अरसलान, उसका भाई और उसके अब्बू अम्मी, बस ये 4 लोग वहां बचे होते हैं। ये चारों उठ के मौलवी साहब के सामने आके बैठ जाते हैं और मौलवी साहब एक टक सेजल को देख रहे होते हैं और एकदम खामोशी होती है इस रूम में। उस खामोशी को तोड़ने के लिए अरसलान कुछ बोलने की कोशिश करता है तो मौलवी साहब उसको हाथ खड़ा करके चुप होने के लिए बोलते हैं और उसके बाद वो सेजल को बस देखते जाते हैं। इसके बाद मौलवी साहब बोलते हैं कि इसके 3 दोस्त हैं, उनको बुलाओ।
अब ये सुन के सब लोग घबरा जाते हैं कि उन तीनों को क्यों बुला लिया है, पर फिर अरसलान उनको फोन करता है, उनको बुला लेता है। अब उनको आने में करीबन 1 घंटा लग जाता है और उस 1 घंटे के दौरान मौलवी साहब एक कागज लेते हैं, उसके 11 चिट बनाते हैं और हर चिट में वो अरबिक में कोई चीज लिखते हैं, कुछ मंत्र या कुछ होता है, वो हर चिट पे लिखा जाता है। और साथ ही साथ उस पूरे 1 घंटे में वो लिखने के अलावा मौलवी साहब कुछ ना कुछ दुआ मुंह में पढ़ रहे होते हैं। अरसलान बताता है कि वो जो 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है, उस दौरान उस पूरे कमरे में भयंकर खामोशी होती है, गजब की खामोशी। हर इंसान वहां पे चुप बैठा होता है। इनफैक्ट सेजल भी बिल्कुल शांत होता है, जैसे उस जगह ने ना हर किसी को अपने अंदर एकदम पकड़ लिया हो, खामोश कर दिया हो। उस खामोशी को तोड़ते हुए वो तीनों दोस्त हिमांशु, कमलेश और बिलाल मौलवी साहब के यहाँ पहुंचते हैं। जैसे मौलवी साहब उन्हें देखते हैं, मौलवी साहब उन्हें अपने पास बुलाते हैं और अपने सामने बैठाते हैं और बहुत प्यार से उनसे पूछते हैं, बच्चों नींद ठीक आ रही है, सो पा रहे हो ढंग से या कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो बताओ। ये सुनते ही कमलेश बिल्कुल घबराई हुई आवाज में बताता है कि उसको बहुत खराब सपने आते हैं। और उसके बाद जब मौलवी साहब उनसे पूछते हैं कि क्या सपने आते हैं बेटा, खुल के बताओ, कोई घबराने की बात नहीं, तो कमलेश बताता है कि वो हर रोज जब से ट्रिप से ये लोग वापस आए हैं, तब से वो सेजल को एक औरत के साथ बिना कपड़ों के देखता है और अक्सर वो साथ में नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये बोलते बोलते कमलेश रोने लगता है। वो बताता है कि वो कितना परेशान है इस सपने की वजह से और धीरे धीरे सपना उसे खाने लगा है। इसके बाद सबसे हैरानी की बात ये होती है कि हिमांशु और बिलाल वो दोनों भी कन्फेस करते हैं कि उनको ऑलमोस्ट यही ड्रीम हर दिन सपने में आ रहा होता है। इसके बाद मौलवी साहब सेजल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घुटनों में या बाकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, जिसमें सेजल हामी में अपना सर हिलाता है। इसके बाद मौलवी साहब सेजल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे शरीर में जख्म भी है, तो उसमें भी सेजल हाँ बोलता है और सर हिलाता है। इसके बाद मौलवी साहब ऐसी चीज पूछते हैं जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो सेजल से पूछते हैं, बेटा क्या तुझे रोज रात में इतिलाम होता है? दोस्तों इतिलाम नाइटफॉल को ही बोलते हैं। अब जैसे सेजल से सवाल पूछते हैं, वो एकदम से घबरा जाता है और चुप सा हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। पर उसके बदले अरसलान हाँ में जवाब देता है। अब मौलवी साहब सेजल को बिल्कुल अपने सामने, बिल्कुल अपने मुंह के सामने बैठा देते हैं और उसके बाद कुछ दुआ पढ़ते हैं और फूक करके उसके मुंह पे फूक मारते हैं। मौलवी साहब कुछ देर चुप रहते हैं और फिर इन चारों से पूछते हैं, तुम कहीं गए थे, रास्ते में तुमने गाड़ी रोकी, एक खेत में जाके तुमने वहां पेशाब किया। और जैसे वो बात बोलते हैं तो उस पे कमलेश बोलता है कि जी मौलवी साहब, हम गए थे एक जगह पे और हमने वहाँ, जब हम पहाड़ों पे गए थे तो हम वहाँ गए थे, हमें सूसू आया था तो हमने गाड़ी रोकी, हमें लगा खाली जगह है तो यहाँ पे हमें सूसू करनी चाहिए। मौलवी साहब बोलते हैं, बस तुम चारों अलग अलग दिशाओं में गए थे और जिस दिशा पे सेजल गया, जहाँ उसने गंदा किया, वहां पे एक जिन्नात मौजूद थी और उस टाइम से अभी तक उस जिन्नात ने इसे छोड़ा नहीं, वो इसके साथ ही आ गई और वो अभी भी सेजल के साथ ही है। और जब ये चीज वो बोलते हैं तो हर कोई सेजल को घूरने लगता है। सेजल बेचारा कमजोर सा, मासूम सा, कोने में बैठा सर झुकाए बस बैठा हुआ था वहां पे। और फिर मौलवी साहब बताते हैं कि वो जो जिन्नात है वो इससे गलत काम करवाती है, जो अल्लाह को नाराज करे वो चीज इससे नमाज के वक्त कराती है और वो बस इसका फायदा अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कर रही है। और धीरे धीरे इन जिन्नात का मकसद यही होता है कि इसको सबसे दूर ले जाए वो और बस अपनी जरूरतें पूरे करते रहे। ये सुन के सब काफी डर गए। हिमांशु, कमलेश और बिलाल वो तो ऑलरेडी रो रहे थे, साथ ही अब अम्मी ने भी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वहां पे बहुत ही इंटेंस माहौल हो गया था दोस्तों वहां पे। इसके बाद मौलवी साहब ने घर आके कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए उनको बताया और 2 दिन बाद की उनको डेट दी। मौलवी साहब से मिलने के बाद फिर सेजल और उसकी फैमिली घर वापस आ जाते हैं। अब घर आने के बाद सेजल ना बड़ा परेशान सा दिखने लगा, वो बहुत घबराया हुआ था, उसके चेहरे पे वो घबराहट दिख रही थी। मौलवी साहब ने 2 दिन बाद का टाइम दिया था और वो जो 2 दिन थे, उन 2 दिन इसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था। वो एक कतरा अनाज का भी अपने मुंह के अंदर नहीं डाल रहा था। सभी लोग उसके लिए बहुत परेशान थे और उसके लिए दुआ कर रहे थे। कमलेश, हिमांशु, बिलाल उसके बचपन के दोस्त थे, वो लोग परमानेंटली उसके साथ ही थे, हर पल 1 मिनट के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ते थे। साथ में अब्बू और अम्मी वो भी उसके साथ ही बैठे रहते थे पूरा टाइम। सब यही सोचते थे कि 1 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए भी अब सेजल को अकेला नहीं छोड़ना है। अम्मी भी पूरा टाइम नमाज दुआ पढ़ के उसके लिए बस दुआ ही कर रही थी, चाहे दिन हो या रात हो, सब सेजल के साथ ही बैठे थे। लेकिन 2 दिनों में सेजल के हाल बहुत बुरे हो गए थे। उसके इतने सारे बाल गिरने लगे थे, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था
और दर्द इतना ज्यादा था कि उसको अब उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगी थी। उसको दवाइयां दी गई, फैमिली डॉक्टर को भी दिखा दिया, लेकिन बॉडी में सब कुछ नॉर्मल था। एक भी रिपोर्ट ऊपर नीचे नहीं थी। उसके शरीर में लिटरली मेडिकली एक भी समस्या नहीं थी, पर असल में उसको इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि बस कभी कभी तो वो सोचता था कि वो बेहोश ही हो जाए तो बेटर है। कोई पेन किलर, कोई दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी। परेशानी और तकलीफों के बीच ये 2 दिन कैसे निकल गए इनको पता ही नहीं चला। और फिर आता है वो दिन जिस दिन मौलवी साहब ने इनके घर आना था। ये लोग बहुत बेसब्री से मौलवी साहब का इंतजार कर रहे थे। मौलवी साहब इनके घर पहुंचते हैं और अपने साथ वो एक हाफिज भी लेके आते हैं। घर में अरसलान, अम्मी, अब्बू, हिमांशु, बिलाल और कमलेश ये सब लोग बैठे थे। सेजल बहुत कमजोर था, वो चल भी नहीं पा रहा था, तो इन सब लोगों ने उसे असिस्ट करा, उसको उठाया और उसको सहारा देके हॉल में लाके बिठाया। इसके बाद मौलवी साहब और हाफिज साहब दोनों वुजू करके 2 रकत नफल नमाज अदा करते हैं और अल्लाह से मदद की दुआ मांगते हैं। इसके बाद वो सेजल को किबला की तरफ बिठा देते हैं। दोस्तों, किबला बेसिकली वो डायरेक्शन होती है जहाँ पे मुस्लिम्स अपनी नमाज पढ़ते हुए जिस डायरेक्शन में फेस करते हैं। जनरली माना जाता है कि उस डायरेक्शन में मक्का है और इंडिया में ये डायरेक्शन जनरली वेस्ट होती है। अगर प्रिसाइसली देखो तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वो होती है। अब मौलवी साहब उसके तीनों दोस्तों को पीछे करते हैं और सेजल के अराउंड सिर्फ उसके परिवार के लोगों को बैठने देते हैं। इसके बाद मौलवी साहब धीमी पर मजबूत, एकदम ताकतवर आवाज में कुरान की तिलावत शुरू करते हैं। तिलावत के दौरान वो दुआ के साथ साथ पानी पर भी पढ़ के फूंकते हैं और उस पानी को सेजल को पीने के लिए देते हैं। और ऐसे ही बहुत कुछ वहां पे हो रहा होता है। कभी कभी वो उसके सर तो कभी कभी उसके कंधों पे हाथ रख के दुआ पढ़ते हैं। और ये सारे जो प्रोसेस हो रही होती है, जो प्रेयर चल रही होती है, इससे सेजल धीरे धीरे बेचैन हो रहा होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो बहुत ही एग्रेसिवली चीख रहा होता है और उसको चीखता देख के हर कोई घबरा जाता है, पर मौलवी साहब अपनी दुआ पढ़ना बंद नहीं करते। ये करीबन 2-3 घंटे तक चलता रहता है, पर सेजल की हालत में कोई भी बदलाव नहीं दिखता है। मौलवी साहब दुआ पढ़ते जा रहे थे कि सडनली उनकी चेस्ट में ना बहुत तेज पेन होता है और वो एकदम से चुप हो जाते हैं। वो बस अपनी चेस्ट में हाथ रख के वहीं पे लेट जाते हैं। उनको इतना तेज दर्द हो रहा होता है कि वो सांस तक नहीं ले पाते हैं। और इसी बीच सेजल जोर जोर से रोने लगता है और मौलवी साहब को वहां से जाने के लिए बोलता है। मौलवी साहब बड़ी मुश्किल से किसी तरह हिम्मत करके हाफिज को बोलते हैं, हाफिज साहब सब कुछ बंद करो, हमें यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद हाफिज साहब बताते हैं कि हमने सारी कोशिश कर ली, लेकिन ये जिन्नात हमारी जान लेने को तैयार है, और अगर ये गई तो ये सेजल नहीं तो किसी न किसी और को अपने साथ ले जाएगी। मौलवी साहब बताते हैं कि बस दुआ करो, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है। अब जब मौलवी साहब वो दुआ पढ़नी बंद करते हैं तो उनकी जो चेस्ट में पेन हो रहा होता है धीरे धीरे कम होता है, उनको सांस आती है और सेजल बस शांत होकर बैठ जाता है। मौलवी साहब जाते हैं वहां से और जाते जाते सबको ये बोलते हैं कि बस दुआ करो और सब अल्लाह पे छोड़ दो, वही अब इसे बचा सकता है। अरसलान जब मौलवी साहब को छोड़ने के लिए गया बाहर, तो मौलवी साहब ने अरसलान को अपने पास बुलाया और बहुत आराम से अरसलान को कुछ बात उन्होंने बताई, जो सुन के अरसलान थोड़ा हैरान सा रह गया। मौलवी साहब ने कहा कि बेटा, जब तक तेरा भाई तेरे साथ है तब तक उसका ख्याल रखो और उसके साथ रहो। उसकी आंखों की पलकें बहुत सख्त हो चुकी और उसकी आंखों के अंदर जो नीलापन है वो इस बात का प्रमाण है कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसका जीवन बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। और बस ये बात बोल के वो वहां से चले गए। अरसलान की कुछ खास समझ में तो आया नहीं, पर वो बस वहां खड़ा था हैरानियत से भरा हुआ। अरसलान अंदर गया। सेजल अपने रूम में जा चुका था। वहां पे बस सेजल के दोस्त अब्बू और अम्मी वो बैठे हुए थे वहां पे। अरसलान ने फिर मौलवी साहब की बताई हुई बातें उनको बताई और वो बात सुन के हर कोई वहां पे टूट गया। उस कमरे के जो हालात थे उस मोमेंट पे वो बहुत खराब थे। शायद किसी की मौत पे भी इतनी नेगेटिविटी फील नहीं होती होगी जो उस मोमेंट उन सब लोगों को फील हो रही थी। दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड अब इस बात को 11 महीने हो चुके हैं और सेजल की हालत उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी है जो उस टाइम पे थी। दोस्तों, अरसलान ने मुझे एक बात है आप लोगों से बोलने के लिए कहा है। उसने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करी है। ये कहानी उसको भेजने का मकसद बस ये था कि वो कहीं ना कहीं किसी तरह से अपने भाई की मदद करना चाहता है, वो हार नहीं मानना चाहता है। दोस्तों, अरसलान ने मुझे बताया है कि हर दिन उसको ऐसा लगता है जैसे उसके भाई का आखिरी दिन हो, इतनी तकलीफ में है वो। अरसलान बताता है कि वो सेजल को लेके बहुत जगह गए हैं, बहुत लोगों के पास गए हैं,
उनके घर में हर हफ्ते कोई ना कोई रिचुअल्स होते हैं, कुछ ना कुछ तरह का कुछ ना कुछ ऐसी चीज कराई जाती है इस होप में कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो बताता है कि घर के हालात बहुत खराब है, अब्बू और अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगती है, उनको इतना स्ट्रेस हो गया है पिछले 1 साल में कि अब उनके शरीर भी जवाब देने लगे हैं। और अरसलान ने दोस्तों आप लोगों से हेल्प मांगी है। वो बोल रहा है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो लाखों लोग देखेंगे और हो सकता है चैनल के माध्यम से क्या पता उसको कोई हेल्प मिल जाए, क्या पता आप लोगों को कोई ऐसी चीज पता हो, कोई ऐसी जगह पता हो, कोई ऐसा व्यक्ति पता हो जो सेजल को जिन्नात से बचा पाए या उसकी हेल्प करा पाए। अरसलान दोस्तों सारे कमेंट्स पढ़ेगा, तो आप लोग कमेंट में ही अगर आपको किसी भी कुछ भी उपाय पता हो, कोई जगह पता हो, तो उसकी डिटेल्स प्लीज कमेंट में ही कर दीजिएगा। प्लीज स्पैम कमेंट्स मत करिएगा, मतलब इस बारे में झूठी चीजें मत लिखिएगा। अरसलान को होप है, और मैं ये कमेंट में इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेल में कई बार क्या होता है कि इतने सारे मेल आते हैं, तो मेल उन तक पहुंचना, फिर उनका मेल को पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पे उनका नंबर डाल दूंगा तो मुझे पता है लोग उनको पागल कर देंगे स्पैम कर करके, वो ऑलरेडी वो लोग परेशान हैं। तो अगर आप जानते हैं किसी को जो उनकी एक्चुअल में मदद कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो सेजल को हेल्प कर सके, उसे बचा सके, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। वो इंडिया क्या, इंडिया के बाहर भी जाने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली जहां जहां जा सकते हैं उन्हीं जगहों पे। तो प्लीज आप वो हेल्प कमेंट में लिख के बताइएगा, वो सारे कमेंट पढ़ेंगे। और अगर उनको लगेगा ना, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दीजिएगा, अगर आपको सेफ लगता है तो वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे और आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो दोस्तों ये थी सेजल की कहानी जो अरसलान ने हमें बताई, और कितनी खतरनाक कहानी नहीं है दोस्तों ये। मतलब मैं तो भाई, मैं अभी कहानी सुनाते सुनाते मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी एंडिंग में कि वो जब मैं कहानी आपको सुनाता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इमेजिन करता हूँ कि वो चीज़ें कैसे हो रही होंगी, वो क्या सीन्स होंगे, वो कैसा माहौल होगा, कैसी घबराहट हो रही होगी। और ये उनमें से एक कहानी है जिनसे मतलब मुझे भी हल्की हल्की घबराहट हुई। जनरली मुझे लिटरली कुछ फील नहीं होता है डर वर, बट इस कहानी को, क्योंकि ऑब्वियसली ये अभी एक तो रीसेंट कहानी है, प्लस उस इंसान ने मुझे खुद वो बताई है, तो काफ़ी मेरे को तो इंटेंस लगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार मज़ा आ जाए दोस्तों अगर अरसलान की फैमिली की हेल्प हो जाए ना यहाँ से, तो इस चैनल में मतलब क्या ही और अच्छी चीज़ हो सकती है कि नहीं दोस्तों। सो दोस्तों तो ये थी बस सेजल की कहानी, एंड अब हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते सैटरडे 1 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। ओके बाय।